Hello students, welcome to part 2 of adsorption. In previous video, I had explained you about the introductory part of adsorption. So let's move further. First of all, I will explain you about the type of adsorption. Adsorption कितने तरह के होते हैं? Adsorptions are broadly classified into two categories. The one is physical adsorption and another is chemical adsorption. Students, इन दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन अगर हमें एक बेसिक डिफरेंस पता लग जाए तो हमें सभी डिफरेंसेस पता लग जाएंगे, क्योंकि वो सभी डिफरेंसेस उसी के ऊपर बेस्ड हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड का जो नेचर है उसमें क्या डिफरेंस है. तो बॉन्ड के नेचर में अगर डिफरेंस देखा जाए तो फिजिकल के अंदर बनते हैं बॉन्ड वांडरवॉल फोर्सेस. वांडरवॉल फोर्सेस, जबकि केमिकल के अंदर ऑब्वियसली कौन से बॉन्ड बनेंगे? केमिकल बॉन्ड बनेंगे. यहाँ जो बॉन्ड बनेंगे वो कौन से होंगे? वांडरवॉल. और यहाँ जो फोर्स बनेंगे वो कौन से होंगे? जो बॉन्ड बनेंगे वो कौन से होंगे? केमिकल. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं. सपोज करो ये एक एडसॉर्बेंट है. दो एडसॉर्बेंट ले लेते हैं हम. एडसॉर्बेंट, ये दोनों. ठीक है, अगर तो फिजिकल एडसॉर्प्शन हो रहा है तो जो एडसॉर्बेट्स हैं, ये एडसॉर्बेट्स हैं, ये एडसॉर्बेंट के साथ जो बॉन्ड बनाएंगे या इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा? वांडरवॉल होगा. वांडरवॉल फोर्स जो है वो एक यूनिवर्सल बॉन्ड है जो सभी के बीच में मिलता है, यानी इसमें किसी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है. तो यहाँ और हमें ये भी पता है कि वांडरवॉल फोर्स कैसा होता है? वीक होता है. कहने का मतलब ये है कि अगर फिजिकल एडसॉर्प्शन है तो उसमें जो एडसॉर्बेंट से जुड़ेगा वो एक वीक फोर्स से जुड़ेगा, और वो वीक फोर्स कौन सा होगा? वांडरवॉल फोर्स, जिसमें किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होगी. ठीक है, जब हम केमिकल एडसॉर्प्शन की बात करते हैं तो यहाँ जो बॉन्ड बनेंगे वो कौन से बॉन्ड होंगे? केमिकल बॉन्ड. अब केमिकल बॉन्ड कौन से होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स, इस तरह से होते हैं. यानी कि इसके अंदर अगर मैं एडसॉर्बेट लेती हूं तो इनके बीच में जो फोर्सेस मिलेंगे वो फोर्स कैसे होंगे? केमिकल बॉन्ड होंगे, और वो बॉन्ड कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे. वो बॉन्ड कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में, जबकि यहाँ एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच केमिकल रिएक्शन होगी. यहाँ वीक फोर्सेस मिलेंगे, यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मिलेंगे. यहाँ जो फोर्स मिलेंगे वो वांडरवॉल होंगे, और यहाँ जो बॉन्ड बनेंगे वो होंगे केमिकल बॉन्ड, जो आयनिक भी हो सकते हैं और कोवेलेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी बॉन्ड्स के बारे में. ठीक है, दूसरी बात आती है इसमें हीट ऑफ एडसॉर्प्शन. तो पहले तो हमें ये पता लगे कि हीट ऑफ एडसॉर्प्शन कहते किसे हैं. तो मैंने आपको कल बताया था कि जब एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट आपस में जुड़ते हैं और जब एडसॉर्प्शन होता है तो हीट रिलीज होती है, और इसीलिए एडसॉर्प्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. तो जो वो हीट रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ एडसॉर्प्शन. तो हीट ऑफ एडसॉर्प्शन तो तब हुई ना जब एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में क्या बने? बॉन्ड, यानी कि फोर्स ऑफ क्या लगा? अट्रैक्शन. अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो ऑब्वियसली हीट रिलीज भी क्या होगी? कम होगी. और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो जो हीट रिलीज होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो बताइए अब आप मुझे क्या डिफरेंस हो गया? हीट ऑफ एडसॉर्प्शन फिजिकल के केस में कैसी हो जाएगी? लो. फिजिकल के केस में वो कैसी हो जाएगी? लो. और केमिकल के केस में वो कैसी हो जाएगी? हाई हो जाएगी. यहाँ हो जाएगी हाई और यहाँ पर वो क्या हो जाएगी? लो. कौन?
हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ वीक बॉन्ड बने थे तो एनर्जी कम रिलीज होगी, यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने थे तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रिलीज होगी। ग्रेटर द अट्रैक्शन ग्रेटर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी। अब कंपाउंड फॉर्मेशन, ऑब्वियसली यहाँ तो कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तो कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही, तो जब केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो कंपाउंड कहाँ से बनेंगे, जबकि जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसलिए वहाँ क्या बन रहे हैं, कंपाउंड्स बन रहे हैं। यानी इस केस के अंदर जो है कंपाउंड नहीं बनेंगे, जबकि इस केस के अंदर कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, अगला जो रिएक्शंस होंगी एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वो रिवर्सिबल होगी या इररिवर्सिबल होगी। तो अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन है तो वो रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी, जबकि ये वाली कैसी हो जाएगी, इररिवर्सिबल होगी। क्यों होगी भाई, क्योंकि यहाँ पे जो है बॉन्ड कैसे हैं, वीक है। किसके बीच में, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच के बॉन्ड वीक हैं, तो वो इजीली बन जाते हैं और इजीली टूट जाते हैं, इसलिए यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इरिवर्सिबल क्यों होगी, क्योंकि देखो केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है। हर एक के बीच में रिएक्शन नहीं हो सकती कि कोई भी चीज़ किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाए। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर रिएक्ट करती हैं। तो जो केमिकल बॉन्ड है उसका बनना भी मुश्किल है और उसका टूटना भी मुश्किल है, क्योंकि वो बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, तो उसकी वजह से वो एक बार बॉन्ड बन जाता है तो उसको तोड़ना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए ये रिएक्शन जनरली कैसी होती हैं, इररिवर्सिबल होती हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले तो हमें ये पता हो कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते किसे हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उसको एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब उसको वो एनर्जी मिलती है तभी रिएक्शन शुरू होती है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, हमें सबको पता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो जलने में सहायक है। ठीक है, किसी भी चीज़ को जलाना है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ को बर्न करना है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन गैस की। और हमें पता है कि इस नेचर में ऑक्सीजन गैस भी है, इस नेचर के अंदर पेड़ भी हैं, इस नेचर के अंदर बहुत कुछ है, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्यों नहीं जल जाता। आप बताओ, वो चीज़ कब जलती है, जब हम उसको आग लगाते हैं। यानी जब हमने उसको आग लगाया तो उसको क्या मिला, टेम्परेचर, और टेम्परेचर से उसको क्या मिली, एक्टिवेशन एनर्जी। और जब उसको वो एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई उसके बाद बर्निंग क्या हुई है, शुरू हुई है। तो कंबशन की रिएक्शंस के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, लेकिन उसको क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो बताइए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, जहाँ केमिकल रिएक्शन होगी। तो भाई केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में हो रही है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तो कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही। तो अगर इसको स्टार्ट भी करना है तो इसके लिए बहुत थोड़ी सी क्या चाहिएगी, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिएगी, जबकि इसके अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी इस केस में क्या हो जाएगी, लो, और इस केस में क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट, स्पेसिफिसिटी। ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है ये नॉन स्पेसिफिक होता है, जबकि ये कैसा होगा, स्पेसिफिक होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो वॉन डेर वाल फोर्स तो यूनिवर्सल है, सबके बीच में बनते हैं। किसी भी दुनिया में कोई भी चीज़ है तो किसी भी दो चीज़ों के बीच में, दो सब्सटेंसेस के बीच में एक बॉन्ड जरूर होता है, और वो कौन सा होता है, वॉन डेर वाल फोर्स, यानी तो यूनिवर्सल है। ठीक है, लेकिन केमिकल जो बॉन्ड हैं वो तो भाई हर एक के बीच में नहीं बन सकते। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बीच में बॉन्ड बनेंगे और स्पेसिफिक कंडीशंस में बनेंगे। दैट्स वाई केमिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो कैसे नेचर का हो जाएगा, स्पेसिफिक, और ये कैसे नेचर का हो जाएगा, नॉन स्पेसिफिक। अगला आता है इसके अंदर लेयर, कि जो एड्सॉर्बेंट है उसके ऊपर एड्सॉर्बेट की कितनी लेयर्स हो सकती हैं। तो अगर मैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करूं तो इसमें जो लेयर होंगी वो कौन सी होंगी, मल्टी लेयर्स होंगी। जबकि केमिकल के अंदर कैसी लेयर होगी, यूनिमॉलिक्यूलर होगी।
अब आप बताओ यूनिमोलिकुलर लेयर का क्या मतलब है और मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का क्या मतलब है। अब देखो यहाँ पर ये एड्जॉर्बेंट है और ये हमारा कौन है, एड्जॉर्बेट की पहली लेयर है, और इन दोनों के बीच में वीक फोर्स लग रहा है वॉन डेर वाल्स, जो सबके बीच में लगता है। अब यदि इसके ऊपर एक और भी लेयर लग जाती है, इसके ऊपर मैं अगर एक और लेयर बना दूं, मैं किसी और कलर की बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, मैंने इसके ऊपर एक और लेयर बना दी, ये बन गई सेकेंड लेयर। अब आप देखिए यहाँ बॉन्ड फर्स्ट एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में बन रहा है, लेकिन जो दूसरा बॉन्ड है उसके लिए ये जो है फर्स्ट एड्जॉर्बेट जो लेयर है वो किसका काम करेगी, एड्जॉर्बेंट का, और ये किसका काम करेगा, एड्जॉर्बेट का, और इन दोनों के बीच में भी क्या बन जाएगा, वॉन डेर वाल्स फोर्स लग जाएगा इनके बीच में। अब यदि मैं थर्ड लेयर भी अप्लाई करती हूँ तो थर्ड लेयर जो होगी वो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, बेट, और ये क्या बन गया, बेंट, और इस तरह से मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिक तो है नहीं, किसी के बीच में भी वॉन डेर वाल्स फोर्स बन सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ही लेयर बनेगी, क्योंकि हर एक एड्जॉर्बेट और हर एक एड्जॉर्बेंट के बीच केमिकल बॉन्ड बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो कैसे नेचर का है, स्पेसिफिक नेचर का है। तो अब यदि मैं सोचूं कि मैं इसके ऊपर एक और लेयर बना दूं, अगर मैं इसके ऊपर एक और लेयर बना दूं तो वो पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये अब एड्जॉर्बेंट और ये किसका काम करेगा, एड्जॉर्बेट का, तो इनके बीच केमिकल रिएक्शन होगी तभी तो बॉन्ड बनेंगे, लेकिन इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसीलिए ये वाली लेयर नहीं बनेगी और एक ही लेयर बनेगी, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है। अगर मैं प्रेशर की बात करती हूँ तो भाई आप सोचो कि अगर ये एड्जॉर्बेंट है और उसके ऊपर हमें कोई भी एड्जॉर्बेट लगाना है और मैं ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, तो बताओ एड्जॉर्प्शन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हम एड्जॉर्बेट को हेल्प कर रहे हैं एड्जॉर्बेंट से जुड़ने में। तो चाहे वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो चाहे वो केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दोनों के बीच में क्या है, सिमिलैरिटी है। कई बार क्या होता है एग्जाम में डिफरेंसेस की जगह पे वो क्या पूछ लेते हैं, सिमिलैरिटी पूछ लेते हैं, बस वो पेपर टफ हो गया कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। हम क्या याद करके जाते हैं, डिफरेंसेस। एग्जाम में क्या पूछ लिया, सिमिलैरिटी। तो बताइए दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी हुई कि प्रेशर इंक्रीज करने पर फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन दोनों ही क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है। और एक और करेक्टर है और वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, चाहे वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो चाहे वो केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति में उसका एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। क्योंकि देखो अगर मैं एड्जॉर्बेंट छोटा लूँ जिसका सरफेस एरिया क्या है, कम, और एक मैं बड़ा लेती हूँ जिसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर बेट क्या जुड़ेंगे, कम, और इसके ऊपर बेट क्या जुड़ेंगे, ज़्यादा। अगर ज़्यादा एड्जॉर्बेट्स जुड़ेंगे तो ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा, कम एड्जॉर्बेट्स जुड़ेंगे तो कम एड्जॉर्प्शन होगा। तो दो फैक्टर ऐसे हो गए, एक तो प्रेशर और एक इसके अंदर आपका हो गया सरफेस एरिया, जिसका दोनों के ऊपर क्या पड़ता है, सेम असर पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज करने पर भी दोनों इंक्रीज होंगे और सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर भी दोनों इंक्रीज होंगे। दोनों कौन, फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो ये हो गई इनके बीच में सिमिलैरिटी। ठीक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मैं वो अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं बात करती हूँ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, उस समय में प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब देखो मैंने टेम्परेचर के आगे ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा हुआ है आइसो बार। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। इसका मतलब हम
इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर करेंगे कि एड्जॉर्प्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है अगर हम प्रेशर को क्या रखें, कांस्टेंट रखें। तो एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एड्जॉर्प्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक मैं इसमें क्यों करा रही हूँ, मैं तो किसकी बात कर रही थी, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन की। मैं यहाँ इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट दोनों पर क्या होता है, अलग अलग होता है। अब कैसे होता है इसको हम एक कर्व की हेल्प से समझेंगे। ये देखिए, अगर मैं एक कर्व खींचती हूँ किसके बीच में, टेम्परेचर और x बाय m, ये x बाय m क्या है, x का मतलब है कि एड्जॉर्बेट जो है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब ऑन 1 ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट x बाय m। x बाय m का क्या मतलब है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब ऑन 1 ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट। अगर हमने 1 ग्राम एड्जॉर्बेंट लिया तो उस पर कितना एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब हुआ, उस एड्जॉर्बेट की अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। और m कौन हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट जो हमने कितनी ली है, 1 ग्राम ली है। ठीक है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ हमें किसके बारे में बता रही है, कि एड्जॉर्प्शन के बारे में बता रही है कि एड्जॉर्प्शन कितना हुआ। ठीक है, तो हमने x एक्सिस के ऊपर क्या ले रखा है, टेम्परेचर, और y एक्सिस पर हमने क्या लिया, x बाय m। तो हमें फिजिकल के लिए जो कर्व मिला वो इस तरह का कर्व मिला। अब इस कर्व का क्या मतलब है, देखो यहाँ टेम्परेचर क्या है, कम, तो एड्जॉर्प्शन क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो एड्जॉर्प्शन क्या है, कम है। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि अगर मैं फिज़िकल एड्जॉर्प्शन की बात करूं तो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं इसको मैथमेटिकली बताऊं तो यहाँ पर जो एड्जॉर्प्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के। यानी अगर हम टेम्परेचर रेज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाता है, इसको हम दो तरीक़ों से समझ सकते हैं। पहली बात, जब एड्जॉर्बेंट था और जो हमारा एड्जॉर्बेट था उसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा था, वान डर वाल, और ये फोर्स कैसा था, वीक। तो बताइए अगर एक बार एड्जॉर्प्शन हो गया और हम उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं उसको हम, तो बताओ इनके बीच की जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड तो वैसे ही वीक है यहाँ पर। अब जब वो टूट जाएंगे तो बेट अलग हो जाएगा और बेंट अलग हो जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, यानी डिसॉर्प्शन हो जाएगा, यानी एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एक तो ये हमने अपनी कॉमन सेंस से अप्लाई कर दिया कि भाई जो वान डर वाल फोर्स हैं वो कैसे हैं, वीक हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर टूट जाएंगे, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इसी चीज़ को हम केमिकल या लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ा था और वो था ली चैटेलियर प्रिंसिपल। और ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता था हमको, ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मैं उसको यहाँ अप्लाई करूँ तो एड्जॉर्बेट प्लस क्या लिया मैंने, एड्जॉर्बेंट, तो बोलो क्या हुआ, एड्जॉर्प्शन, और प्लस क्या रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो और हम कुछ भी चेंज करें टेम्परेचर में, प्रेशर में, कंसंट्रेशन में, तो रिएक्शन उसको क्या करेगी, अपोज करेगी।
तो अब आप देखिए यहाँ प्रोडक्ट साइड पर पहले से ही क्या है, हीट ज़्यादा है, क्योंकि हीट तो प्रोड्यूस हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊपर से हमने गर्म कर दिया। तो बताइए इस प्रोडक्ट साइड पे टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, हीट ज़्यादा हो गई, तो रिएक्शन उसका विरोध करेगी, यानी वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड में। और अगर रिएक्शन हमारी बैकवर्ड में जाती है तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको समझाया फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में। केमिकल एड्सॉर्प्शन को अगर हम देखें तो इसके अंदर जब हम ग्राफ खींचते हैं वही x/m और टेम्परेचर के बीच में, तो हमें ये लगता है कि यहाँ इस ग्राफ में और इस ग्राफ में काफ़ी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर तो हमें इस तरह का पैराबोला कर्व मिल रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था तो एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा था, कम हो रहा था। यहाँ पर आप देखिए जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर ये था तो एड्सॉर्प्शन ये था, जब टेम्परेचर ये हुआ तो एड्सॉर्प्शन ये हो गया, जब टेम्परेचर और बढ़ा तो एड्सॉर्प्शन और बढ़ गया। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन भी बढ़ता जा रहा है। और एक लिमिट के बाद में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि इसी की तरह कर्व मिल रहा है, जैसे यहाँ हमें ऐसा कर्व मिल रहा था, यहाँ पर भी हमें ऐसा ही पैराबोला कर्व मिलना शुरू हो जाता है। इसका क्या मतलब है, ये दोनों में डिफरेंस क्यों आया। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता है, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एड्सॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो इसको हम कैसे समझा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से सुनना। एक्चुअली मैंने आपको क्या कहा था कि जितनी भी डिफरेंसेस हैं फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच में, वो सिर्फ किसके कारण है कि दोनों की बॉन्डिंग में डिफरेंस है। यहाँ मिलते हैं वीक वॉन डर वाल फोर्स और यहाँ मिलते हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। और भाई केमिकल बॉन्ड बनने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड देम एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी जब यहाँ एड्सॉर्बेट, ये हमारा एड्सॉर्बेंट है और ये हमारा कौन है, एड्सॉर्बेट है, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन करानी है तो भाई वो तभी होगी जब उसको क्या मिलेगी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो हमने शुरू में टेम्परेचर बढ़ाया तो वो टेम्परेचर क्या कर रहा है, एज अ एक्टिवेशन एनर्जी का काम कर रहा है। आप बोलो एक्टिवेशन एनर्जी किसी को हम कैसे देंगे, हीट से देंगे, लाइट से देंगे, और कैसे देंगे। तो यहाँ पर जो हमने उसको टेम्परेचर दिया, हीट दी, तो वो हीट किसका काम कर रही है, एक्टिवेशन एनर्जी का। और एक्टिवेशन एनर्जी का काम करने के कारण एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में क्या बनने शुरू हो गए, बॉन्ड, यानी केमिकल एड्सॉर्प्शन स्टार्ट हो गया। लेकिन जब ये केमिकल एड्सॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है और पूरा हो जाता है, ये एड्सॉर्बेंट की पूरी सरफेस पर कौन लग गया है, एड्सॉर्बेट लग गया, एड्सॉर्प्शन कंप्लीट हो गया है, उसके बाद भी अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो केमिकल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि यहाँ वीक वॉन डर वाल फोर्स थे, जबकि यहाँ कैसे थे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, केमिकल बॉन्ड थे। दे नीड एक्टिवेशन एनर्जी एंड इनिशियली प्रोवाइडेड टेम्परेचर और हीट एक्ट एज एन एक्टिवेशन एनर्जी टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन। एंड once chemical adsorption completes, even then we are heating the adsorbent, what happens, desorption will takes place. So it is a very important topic, so keep it in mind and watch the video again and again. If you have any query, you can see the video again and again. चलिए भाई, अब हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो गया और वो हमारा टॉपिक क्या था, what are the types of adsorption, and we have done it physical and chemical adsorptions. अब हम आते हैं फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे। कौन से, एक तो एड्सॉर्बेंट और एक एड्सॉर्बेट, क्योंकि इन दोनों की एड्सॉर्बेंट पर ही एड्सॉर्बेट के जुड़ने से क्या होता है, एड्सॉर्प्शन। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्प्शन इसके ऊपर डिपेंड करेगा।
टेम्परेचर का अभी हमने डिस्कस कर ही लिया कि अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन है तो टेम्परेचर रेज करने पर एड्जॉर्प्शन विल डिक्रीज, एंड इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन इफ वी रेज द टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। और हमने दोनों को रीजन के साथ हमने उसको समझ लिया, तो ये हमारा ऑलरेडी हो चुका। तो अब हमें 3 फैक्टर करने हैं इसके अंदर, एक नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, एक नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट और एक प्रेशर। ये 3 फैक्टर्स हमें डिस्कस करने हैं, तो हम इनको 1 बाय 1 करके करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। भाई एड्जॉर्बेंट कौन है, मैं बार बार एक ही फिगर बना रही हूँ, अपने माइंड में एक फिगर अपने माइंड में रखो। जैसे ही एड्जॉर्बेंट का नाम लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये फिगर आ जाना चाहिए, ठीक है। कैसा एड्जॉर्बेंट होना चाहिए बताओ भाई? ऐसा एड्जॉर्बेंट हो जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगे, एड्जॉर्बेट लगे। वो कब लगेंगे? जब सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एड्जॉर्बेंट का अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सरफेस एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग? तो सरफेस एरिया को हम 3 तरीके से बढ़ा सकते हैं। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए वी हैव 3 मेथड्स। नंबर 1 मेथड जो है उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा एड्जॉर्बेंट है हम उसको स्मॉल पीसीज में क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। सपोज करो ये हमारा एड्जॉर्बेंट है, ठीक है, हमने इसको तोड़ के छोटा छोटे पार्टिकल्स में इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है। अगर इसके अंदर एड्जॉर्प्शन होता तो क्या होता ये, लेकिन अब हमने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो हर पार्टिकल के चारों तरफ क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। हर छोटे छोटे पार्टिकल के सरफेस पर क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। तो ऑब्वियसली एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करें, इसके लिए पहला मेथड हमारा क्या हो गया कि हम एड्जॉर्बेंट को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दें, पाउडर फॉर्म में ले आए, फाइन पार्टिकल्स में तोड़ दें। दूसरा क्या कर सकते हैं हम इसकी, कि हम इसकी सरफेस को क्या कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं। सपोज करो ये सरफेस है, ठीक है, और मैंने एक बिल्कुल ऐसा ही एड्जॉर्बेंट ले लिया, ठीक है, लेकिन मैंने इसकी सरफेस को क्या कर दिया, रफ कर दिया, इस तरह से कर दिया, जिगजैग कर दिया। तो बताइए अगर हम एक सीधे रास्ते पे चलते हैं, सीधे रास्ते पे जा रहे हैं तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, और अगर हम इस तरह से घुमावदार रास्ते से जाएंगे तो क्या होगा, देर से पहुंचेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम सरफेस को रफ कर देते हैं तो इससे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा फैक्टर इसके अंदर क्या आता है कि हम जो ऑलरेडी प्रेजेंट एड्जॉर्बेट हैं उनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे हम दरवाजे पे नया पेंट करते हैं तो हम रेगमार से पहले पुराना पेंट उतारते हैं फिर नया पेंट करते हैं, क्योंकि जो हम नया पेंट कर रहे हैं वो कौन है, एड्जॉर्बेट, और हमारा जो दरवाजा है वो क्या है, बेंट है। तो पुराने पेंट को उतरना पड़ेगा, अदरवाइज नया एड्जॉर्बेट जो है यानी पेंट है वो दरवाजे पर अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में 3 तरीके हो गए जिसके द्वारा हम सरफेस एरिया को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है और वो है एक्टिविटी ऑफ एड्जॉर्बेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक्टिविटी ऑफ एड्जॉर्बेंट। एक्टिविटी ऑफ एड्जॉर्बेंट का क्या मतलब है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एड्जॉर्बेंट। हम एड्जॉर्बेंट को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, जो भी हमारे पास एड्जॉर्बेंट है हम उसकी एड्जॉर्प्शन की पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो क्या कहलाती है, उसकी एक्टिविटी ऑफ एड्जॉर्बेंट।
और अभी हमने जो ये 3 मेथड करे, जो एक में तो हमने सरफेस एरिया को क्या बना दिया, सरफेस को क्या बना दिया, रफ बना दिया। एक में हमने पहले से जो प्रेजेंट एड्जॉर्बेंट थे उनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और हमने एड्जॉर्बेंट को स्मॉल पीसीज में क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। इन तीनों ही तरीकों से हम क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी हम एड्जॉर्बेंट की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ एड्जॉर्बेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपको फर्स्ट फैक्टर समझ में आ गया होगा। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट ऐसा होना चाहिए भाई जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो। अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं है तो हम उसके सरफेस एरिया को बढ़ा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं, हम उसके सरफेस को रफ बना सकते हैं, हम एड्जॉर्बेंट पे जो पहले से एड्जॉर्बेंट्स लगे हुए हैं उनको रिमूव कर सकते हैं ताकि उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर आता है वो कौन सा आता है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। हमारा एड्जॉर्बेट कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जिस एड्जॉर्बेट की बात करेंगे वो एड्जॉर्बेट कौन होगा, वो एड्जॉर्बेट हमारा होगा गैस। यहाँ हम जिस एड्जॉर्बेट की बात करेंगे वो कौन होगी, गैस होगी। ठीक है, और जो हमारा एड्जॉर्बेंट होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। यानी सॉलिड जो है एड्जॉर्बेंट, उसके ऊपर जो एड्जॉर्बेट गैस है वो अगर उससे जुड़ती है तो गैस हमें कैसी लेनी चाहिए कि एड्जॉर्प्शन बढ़े। कौन सी गैस ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी, सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो एड्जॉर्बेंट पे कौन सी गैस ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी। तो इसके लिए एक आपको बात याद रखनी है, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टीसी का मतलब क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, अभी बताऊंगी किसे कहते हैं, वो गैस लिक्विफाई भी ज़्यादा होगी और वो गैस जो है वो एड्जॉर्ब भी ज़्यादा होगी। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो जल्दी तो क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, और जल्दी ही क्या हो जाएगी, वो एड्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, एक टेबल बना देती हूँ मैं यहाँ पे मैंने गैस ले ली, यहाँ पे मैंने एड्जॉर्प्शन ले लिया, एड्जॉर्ब कितनी होगी, और यहाँ मैंने क्या ले लिया, टेम्परेचर ले लिया। यहाँ मैंने गैस ले ली H2 और कौन सी ले ली, CO2 ले ली। टेम्परेचर यहाँ है 33 केल्विन और यहाँ है 330 केल्विन। तो ये जो गैस एड्जॉर्ब होगी ये आपकी हो रही है 4.7 और ये जो आपकी गैस एड्जॉर्ब हो रही है वो है 48 मिलीलीटर। क्या समझ में आया। ये कौन सा टेम्परेचर है, TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। हाइड्रोजन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 33 केल्विन, और ये जितनी गैस एड्जॉर्ब होती है, कितनी एड्जॉर्ब होती है, 4.7 मिलीलीटर। लेकिन जब हम गैस चेंज करते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, CO2 गैस लेते हैं, तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 330 केल्विन, और इसकी एड्जॉर्प्शन ये कितनी एड्जॉर्ब होती है, 48 मिलीलीटर। इससे क्या मतलब निकला कि अगर TC इंक्रीज हो रहा है तो एड्जॉर्प्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। यानी CO2 गैस जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जल्दी क्या हो जाएगी, एड्जॉर्ब, और ज़्यादा क्या होगी, एड्जॉर्ब, क्योंकि CO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो H2 गैस से क्या है, ज़्यादा है। जिस क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो होता है जिस पर गैस लिक्विफाई होने लगती है। बताओ गैस लिक्विफाई कब होगी, जब उसके बीच के फोर्सेस कैसे हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। और यहाँ हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, मजबूत बनेंगे, और एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। आगे बात समझ में आ गया। तो अब हमारा ये सेकेंड फैक्टर भी कंप्लीट हो गया। सेकेंड फैक्टर हमारा क्या था इसके अंदर, टेम्परेचर। अब हम इसके अंदर देखेंगे थर्ड फैक्टर। वो मैं कह रही हूँ, मैंने आपको बताया हमने कर ही लिया है। कौन सा फैक्टर कर लिया भाई हमने, टेम्परेचर। अब हमारे पास एक फैक्टर बचा है, वो कौन सा है, प्रेशर। तो
तो हम यहाँ पर एड्सॉर्प्शन के क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स कर रहे हैं भाई, ठीक है। इसमें हमने ये कर लिया कि एड्सॉर्बेंट कैसा हो, फिर हमने ये कर लिया कि एड्सॉर्बेट कैसा हो, फिर हमने कर लिया कि टेम्परेचर कैसा हो। अब जो है करेंगे हम वो क्या करेंगे, प्रेशर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रेशर का इफ़ेक्ट। और जब हम प्रेशर के इफ़ेक्ट को डिस्कस करते हैं तो ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था फ्रीउंडलिच। फ्रीउंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। जब हम प्रेशर का इफेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी फ्रीउंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो आइसोथर्म वर्ड आ रहा है यहाँ पे। हमने जब टेम्परेचर की बात करी थी तो वहाँ हमने क्या लिया था, आइसोबार, और अब हम जब प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं, आइसोथर्म। वही मतलब आइसोथर्म में आइसो का मतलब वही है क्या, सेम, थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। यानी यहाँ पर कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर। और इफेक्ट किसका आएगा यहाँ पर, प्रेशर का इफेक्ट आएगा। और इसको सबसे पहले किसने स्टडी किया था, फ्रीउंडलिच ने। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीउंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इन विच वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्सॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप एक एक वर्ड का मीनिंग समझ के करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम एक ही वर्ड याद रखना है, वो क्या है, फ्रीउंडलिच। और उसने क्या स्टडी करा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, किसके ऊपर, एड्सॉर्प्शन पे। कब, जब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं ग्राफ। इसमें भी हमें ग्राफ स्टडी करना पड़ेगा। तो पहले मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ। ठीक है, ये हमारा आ गया प्रेशर। थोड़ा नीचे लिखती हूँ, मेरे को ऊपर कुछ और लिखना है, प्रेशर, ठीक है। और यहाँ हमने वही x/m लिया है जो हमने किस में लिया था, आइसो बार में लिया था, वही ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। यानी ये एड्सॉर्प्शन को डिस्क्राइब करेगा। अब यदि हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो इस ग्राफ के 3 हिस्से हैं। एक ये वाला हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, और एक ये हिस्सा है। यहाँ पर हमारा प्रेशर कैसा है, लो है। यहाँ हमारा प्रेशर क्या है, मीडियम है। हमारा क्या, एड्सॉर्बेट के ऊपर जो प्रेशर है वो यहाँ पर क्या है, लो है। यहाँ क्या है, मीडियम, और यहाँ पर वो क्या है, हाई है। तो ये ग्राफ जो है वो 3 भागों में बटा हुआ दिख रहा है हमको। एक तो ये वाला हिस्सा जो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, एक ये वाला हिस्सा जो पैरेलल आ रहा है प्रेशर के। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें से जो ये वाला हिस्सा था वो किसने डिस्कस किया था, फ्रीउंडलिच ने किया था। इसीलिए मैंने इसको सॉलिड लाइन में दिखाया और इसको किस में दिखाया, डॉटेड लाइन में। एक्चुअली कर्व हमें यही मिला था, इसको हम जब आगे बढ़ाते हैं और पीछे बढ़ाते हैं तो वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है। तो जब हम लो प्रेशर पर अगर मैं लिखूंगी इसको तो मैं कैसे लिखूंगी, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, या मैं p के ऊपर क्या लगा दूँ, 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं कब ले रही हूँ, जब प्रेशर हमने कैसा लिया है, लो लिया है, लो प्रेशर के ऊपर ले रही हूँ मैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो बोलो क्या आएगा, x/m इक्वल टू k p⁻1। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये वाली आ गई। अब हम लेते हैं हाई प्रेशर पे। अब हाई प्रेशर पर आप देखो, जब मैं प्रेशर को इतना है तब भी एड्सॉर्प्शन इतना है, जब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तब भी इतना है, और बढ़ाया तब भी इतना है। इसका मतलब ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो बताइए हाई प्रेशर के ऊपर हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हाई प्रेशर के ऊपर क्या हो जाएगी,
x बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, यानी ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, चाहे हम प्रेशर कितना भी बढ़ाएं एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ रहा। और अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगी तो क्या आ जाएगा, x बाई एम इज इक्वल टू के p की पावर 0। ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड आ गई। ठीक है, अब हम आते हैं मेन इक्वेशन के ऊपर, जो किसने दी थी, फ्रीनलिच ने दी थी। इसको पीछे बढ़ाने पर लो प्रेशर था, आगे बढ़ाने पर क्या था, हाई प्रेशर था। और हमने जब फ्रीनलिच को देखा तो बताओ उसने कौन से प्रेशर के ऊपर दी, मीडियम प्रेशर के ऊपर दी। तो मीडियम प्रेशर पर अब बोलो क्या होना चाहिए कि x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, तो है। अब क्या करें, जब प्रेशर लो था तो पावर क्या आ रही थी 1, और जब प्रेशर हाई था तो पावर क्या आ रही थी 0। इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसी डिजिट आनी चाहिए पावर में जो 0 और 1 के बीच में हो, तो वो क्या आ गई हमारी 1 बाय n। और अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाती हूँ तो क्या आ जाएगा, x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1 बाय n। यही इक्वेशन किसने दी थी, फ्रीनलिच ने हमको दी थी। ये 1 बाय n कौन साहब है, ये 1 बाय n जो है ये इंटीजर है, और ये कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर के 1 तक के बीच में होती है। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन को देखकर हमें ये नहीं पता लगता कि हम कितना प्रेशर बढ़ाएंगे तो कितना एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और ये इक्वेशन सही भी है या नहीं, क्योंकि हमने तो 0 और 1 के बीच की डिजिट ले ली, अब ये कुछ भी हो सकती है। तो हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। और वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का लॉग लेंगे दोनों तरफ। तो अब मैं पहले तो लिख रही हूँ फ्रीनलिच एब्जॉर्प्शन की इक्वेशन, क्या है वो हमारी, x बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 बाय n। ठीक है, अब हमने इसका लॉग लिया तो बोलो क्या आ जाएगा, लॉग x बाय एम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा लॉग k प्लस 1 बाय n लॉग p। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट c। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ये y एक्सिस है, तो बोलो y एक्सिस के ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, y एक्सिस के ऊपर मैं क्या ले लूँगी, log x बाई एम। यहाँ मैंने क्या लिया था, x बाई एम, यहाँ मैंने क्या ले लिया, log x बाई एम, यहाँ क्या था p, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, log p आ जाएगा। इंटरसेप्ट c है, इसका मतलब हमारी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से शुरू नहीं होगी, ऊपर से शुरू होगी। और ये हमारा इंटरसेप्ट आ गया, बोलो इंटरसेप्ट हमारा क्या आ गया, log k। और ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप, और स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है m, और m की वैल्यू यहाँ कितनी है 1 बाय n आ जाएगी। अब इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे और हम फिर log p, वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और जब हम log p और log x बाई एम के बीच में कर्व प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह से मिलेगा। अगर कर्व इस तरह से मिल रहा है इसका मतलब ये इक्वेशन ठीक है, और ये इक्वेशन हमें किससे मिली है, इससे, इसका मतलब ये इक्वेशन भी क्या है, ठीक है। और इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। आगे बात समझ में, ठीक है। अब उसके बाद में हमें देखना है कि क्या ये सॉल्यूशंस के लिए भी एप्लीकेबल है, तो हाँ ये सॉल्यूशंस के लिए भी एप्लीकेबल है। बस हमें करना क्या है, P की जगह क्या लगाना है, C लगाना है। C फॉर क्या हो गया, कंसंट्रेशन। अगर लिक्विड्स है तो उनकी क्या लेंगे, कंसंट्रेशन, गैसेस है तो उनकी क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे। यानी कि गैस के लिए भी एप्लीकेबल है फ्रीनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, और जो लिक्विड्स हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो अगर अब मैं इन ब्रीफ फटाफट अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हमने 4 कर्व पढ़े। देखो इस चैप्टर में टोटल कर्व कितने आए हैं, 4, और वो हमें याद होने चाहिए कौन से किसके बीच में थे और कैसे थे, ताकि हमें वो सही तरीके से एग्ज़ाम में रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो कैसे याद करें, 1
2 3 4। एक कर्व हमको मिला ऐसा, एक कर्व मिला हमको ऐसा, एक कर्व मिला हमको ऐसा, और एक कर्व मिला हमें ये दोनों कर्व किसके इफेक्ट को बता रहे थे? टेम्परेचर के। ये दोनों कर्व किसके इफेक्ट को बता रहे थे? प्रेशर के। ये कर्व किसके लिए था? फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए था। ये कर्व किसके लिए था? केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए था। ये कर्व किसका था? दोनों कर्व किसके हैं? आइसोबार। और ये दोनों कर्व किसके हैं? आइसोथर्म के। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? टेम्परेचर। यहाँ क्या आ गया? हमारा प्रेशर। और यहाँ हमारा क्या आ गया? लॉग पी। यहाँ हमारा क्या आया? x/m। यहाँ पर भी हमारा क्या आया? x/m। यहाँ पर भी हमारा क्या आया? x/m। और यहाँ हमारा क्या आ गया? log x/m आ गया। ये चारों ही कर्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए, और वो लास्ट टॉपिक एड्जॉर्प्शन का जो लास्ट टॉपिक है उस पे पहुंच गए, और वो है एड्जॉर्प्शन की एप्लीकेशन। देखो, केमिस्ट्री में अप्लाइड केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं भाई? उसका क्या यूज़ है? कुछ ना कुछ यूज़ होगा तभी तो पढ़ रहे हैं। तो हमें यहाँ क्या करनी है? एड्जॉर्प्शन की क्या पढ़नी है? एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन बताती हूँ। पहली एप्लीकेशन है वैक्यूम क्रिएट करने के काम में आता है। अब आप बताइए, वैक्यूम हमें कहाँ क्रिएट करना पड़ता है? हमें सबको पता है, थर्मस फ्लास्क में अगर हम ठंडी चीज़ डालते हैं तो वो ठंडी रहती है, गर्म चीज़ डालते हैं तो गर्म रहती है। सपोज़ करो हम एक नया ही फ्लास्क खरीद के लाए और वो हमारे हाथ से गिर गया, और वो टूटा नहीं लेकिन उसके अंदर हल्का सा स्क्रैच आ गया, तो हमें क्या लगेगा कि वो थर्मस अपना काम करना बंद कर देगा, उसमें गर्म चीज़ ठंडी होने लग जाएगी और ठंडी चीज़ गर्म होने लग जाएगी। तो वहाँ पर हमारी क्या चीज़ काम आ सकते हैं? एड्जॉर्बेंट। एक्चुअली क्या होता है, जो थर्मस फ्लास्क होते हैं वो डबल वॉल होते हैं। ठीक है, ये डबल वॉल हो गई, इसकी वजह से क्या हो जाता है? इंसुलेशन हो जाता है। और बीच में क्योंकि वैक्यूम होता है। ठीक है, अगर ये टूट गया तो यहाँ क्या आ गए? क्रैक्स आ गए। क्रैक्स आ गए तो यहाँ एयर चली जाएगी। एयर चली गई तो वैक्यूम नहीं रहा, ठंडी चीज़ गर्म, गर्म चीज़ ठंडी। तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम उसके अंदर क्या मिला देते हैं? एड्जॉर्बेंट्स मिला देते हैं। तो ये एड्जॉर्बेंट क्या करेंगे? जो एयर आएगी उसको क्या कर लेंगे? एयर को ये क्या कर लेंगे? एडजॉर्ब कर लेंगे, और वापस से क्या क्रिएट कर देंगे? वैक्यूम। तो ये तो यूज़ हुआ इसका वैक्यूम क्रिएट करने में। ठीक है, दूसरा एक इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, और वो किस में होता है? गैस मास्क में। हमें पता है कि जैसे कोयले की खान वगैरह होती हैं, उनके अंदर जब मज़दूर जाते हैं तो वो मुंह पे मास्क लगा के जाते हैं। वो मास्क क्या करते हैं? वो उनको पॉइजनस गैसेस से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? जो मास्क है उसके अंदर सूटेबल एड्जॉर्बेंट्स लगे होते हैं, और वो एड्जॉर्बेंट्स जो हैं वो पर्टिकुलर गैस को क्या कर लेते हैं? एड्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर क्या क्रिएट करते हैं? वैक्यूम। ठीक है, थर्ड जो आता है इसके अंदर हम कह सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वो है क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर। जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर रॉ शुगर है हमारी, तो रॉ शुगर के अंदर हम क्या मिला देते हैं? चारकोल। और ये चारकोल जो होता है ये उसके येलो जो पिगमेंट होता है उसको क्या कर लेता है? एड्जॉर्ब कर लेता है। एक बात मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, और मैं कह रही थी कि चारकोल और सिलिका जेल आर गुड एड्जॉर्बेंट्स। वाई? बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, बिकॉज दे आर पोरस इन नेचर। अगर कोई चीज़ पोरस होगी तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा, और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा? अच्छा एड्जॉर्बेंट हो जाएगा। ठीक है, एक इसमें आती है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि अगर हम वाटर को सॉफ्ट करना चाहते हैं तो उसमें हार्डनेस जो होती है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स के कारण होती है, तो वो आयन एक्सचेंजर्स से दूर कर सकते हैं। तो एक्चुअली वो आयन एक्सचेंजर्स क्या करते हैं? वो जो हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल आयन्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं? एड्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ मेडिसिन्स होती हैं, ड्रग्स,
वो ड्रग्स भी क्या करती हैं, सरफेस एरिया उनका ज़्यादा होता है तो वो बैक्टीरियाज को, जर्म्स को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ड्रग्स इनसे बन सकती हैं, इस बेस पर मास्क बन सकते हैं, शुगर को क्लैरिफाई कर सकते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। जो मैंने आपको कहा था नई चीज़ें लेकर आते हैं उसमें सिलिका जेल डाल देते हैं ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो होगी एयर ड्राई हो जाएगी और उसमें बैक्टीरिया डेवलप नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ और यूजेस हैं इसके, जैसे एक आता है इसके अंदर क्रोमेटोग्राफी, एक आता है हेट्रोजीनस कैटालिसिस में इसका यूज होता है, और एक इसके अंदर आता है फ्रोथ फ्लोटेशन में। ये तीनों मेथड्स जो हैं ये हम, जिसमें से हेट्रोजीनस कैटालिसिस का तो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, और जो ये दोनों टॉपिक हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो हमारा 6th चैप्टर है जिसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर पढ़ेंगे, तो मैं आपको ये वहीं बताऊंगी। ठीक है, तो ये वाला इस चैप्टर का सरफेस केमिस्ट्री के मैंने आपको कहा था 3 टॉपिक हैं, उसमें से फर्स्ट टॉपिक जो था वो क्या था, एड्जॉर्प्शन, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टे होम, स्टे हेल्दी, डू स्टडी। गुड बाय।